कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो मकोतो के सामने अपने दिल की बात रखती है और उससे अपने गहरे प्यार का इजहार करती है। लेकिन मकोतो बिना किसी भाव के उसे बड़ी बेरुखी से मना कर देता है और कहता है कि इसकी वजह कुछ निजी कारण है। दिल टूटने के बाद वो बेचारी लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और वहां से भाग जाती है, ये सोचते हुए कि काश उसने किसी टीवी रिमोट से अपने प्यार का इजहार किया होता। उसके जाने के बाद मकोतो पास के एक पेड़ की ओर मुड़ता है और अपनी टीचर को धन्यवाद देता है जो छुपकर ये सब देख रही थीं। मकोतो ने ही उन्हें दूर से ये सब देखने के लिए कहा था, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसके साथ कोई भद्दा मजाक तो नहीं हो रहा। लेकिन टीचर, जो उसकी मानसिक स्थिति को लेकर साफ तौर पर चिंतित थीं, मकोतो से पूछती हैं कि वो लोगों पर इतना शक क्यों करता है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वो ऐसे ही सबसे दूर भागता रहा तो वो कभी भी सच्चे दोस्त नहीं बना पाएगा। मकोतो ने कोई सफाई नहीं दी, उसने बस फिर से उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। गहराई में कहीं उसे यकीन था कि जब तक वो अपनी भावनाओं को बीच में नहीं लाएगा, कोई भी उसे दोबारा धोखा नहीं दे सकता या चोट नहीं पहुंचा सकता। उसने बहुत पहले अपने आप से ये वादा किया था, एक ऐसे दर्दनाक अनुभव के बाद जिसे वो कभी नहीं भूल सका। ये सब बरसों पहले स्कूल के दिनों की बात है। उस समय वो क्लास का जोकर हुआ करता था, एक ऐसा मजाकिया लड़का जो सबको हंसाता था, खासकर अपने बचपन के क्रश को। लेकिन एक दिन जब वे खेल के मैदान में प्यार भरे पल बिता रहे थे, उसका बचपन का क्रश गलती से एक पत्थर से टकराकर गिर गई। अचानक सब मकोतो के खिलाफ हो गए और उसे नफरत की नज़रों से घूरने लगे, जैसे कि वो कोई विलन हो। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने मकोतो को उसे धक्का देते हुए देखा है। मकोतो बार बार कहता रहा कि ये सच नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब उसने देखा कि लड़की के घुटने से खून बह रहा है तो मकोतो जल्दी से अपने बैग से बैंडेड लाने दौड़ा। लेकिन जब तक वो वापस लौटा, उसके क्लासमेट्स पहले ही उसे नर्स के पास ले जा चुके थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके बाकी सहपाठियों ने फिर उस पर लड़की को घायल करने का बेरहमी से आरोप लगाया और फिर परेशानी से बचने के लिए भाग गए। उस दिन के बाद से मकोतो को क्लास से बाहर कर दिया गया। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं और उसे एक मुसीबत खड़ी करने वाले लड़के का नाम दे दिया गया। किसी ने उसे सफाई देने का मौका नहीं दिया, बस सब उसकी बुराई करते रहे। मकोतो को एक छोटी सी उम्मीद थी कि कम से कम उसका परिवार तो उसका साथ देगा, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। जैसे ही उसकी मां ने सुना कि उसने कथित तौर पर एक लड़की को चोट पहुंचाई है, उन्होंने तुरंत लड़की की मां को फोन किया और मकोतो का पक्ष सुने बिना ही उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। बिना किसी दोस्त और परिवार के सहारे के मकोतो अकेलेपन के गहरे अंधेरे में डूब गया। वो इस दर्दनाक नतीजे पर पहुंचा कि अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद को सबसे समेट लिया और किसी से भी बात करना बंद कर दिया। जब वो हाई स्कूल में गया तो मकोतो ने सब चीज़ों से बचने के लिए लाइब्रेरी के शांत कोनों में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं उसने सिडू को नोटिस करना शुरू किया, जो एक शांत लड़की थी और वो भी वहां बहुत समय बिताती थी। एक दोपहर उसने सिडू का फ़ोन एक डेस्क पर छूटा हुआ देखा। बिना कुछ सोचे उसने उसे उठाया और वापस करने चला गया। सिडू ने उसे दिल से धन्यवाद दिया और उस छोटे से पल से एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई। बहुत समय बाद पहली बार मकोतो को लगा कि अंततः उसका एक दोस्त है। लेकिन एक बार फिर त्रासदी हुई। एक गलतफहमी की वजह से मकोतो पर लाइब्रेरी में सिडू पर हमला करने का आरोप लगा, और पहले की तरह ही किसी ने उससे नहीं पूछा कि असल में क्या हुआ था। और दिन के अंत तक वो एक बार फिर पूरी तरह से अकेला हो गया। सिडू के साथ हुए उस हंगामे के कुछ ही समय बाद किसरागी नाम की एक और लड़की अचानक मकोतो के पास आई। उसके बारे में फैली उन सभी भयानक अफवाहों के बावजूद उसने पूछा कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। वो मासूमियत से मुस्कुराई और कहा कि उसे उस पर विश्वास है। उसने यहाँ तक सुझाव दिया कि वे वीकेंड पर साथ घूमने जाएं, और मकोतो आखिरकार ये उम्मीद महसूस करते हुए कि किसी ने उस पर सच में भरोसा किया है, डेट के लिए मान गया। लेकिन जब वो दिन आया तो मकोतो को एक क्रूर सच का सामना करना पड़ा। ये सब एक जाल था, उसकी क्लास के कुछ लड़कों द्वारा रची गई एक घटिया चाल जिसमें किसरागी सिर्फ मजे के लिए शामिल थी। उसका वो प्यारा सा इजहार सिर्फ एक पनिशमेंट गेम, सजा के खेल का हिस्सा था, और मकोतो सीधे उस जाल में फंस गया था। सिडू के साथ हुई घटना के बाद उसके दिल का जो छोटा सा हिस्सा टूटने से बच गया था, वो अब पूरी तरह कुचल चुका था। फिर भी मकोतो ने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसने किसरागी का नंबर डिलीट कर दिया और उस दर्द को अपने अंदर दफना दिया। लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद करने के बाद भी दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ हफ्ते बीत गए और इस बार निनाको नाम की एक आकर्षक मुस्कान वाली नई लड़की अचानक उसकी जिंदगी में आई। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी थी कि मकोतो सिर्फ एक मुसीबत है, लेकिन निनाको को सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उसने उसे कराओके हैंगआउट के लिए अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाया।
चूंकि ये कोई अकेले की डेट नहीं थी, मकोतो ने जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद वो अलग होगी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और हंसने लगे कि उसे सच में लगा था कि निनाको कभी उसके जैसे टॉक्सिक लूजर के साथ घूमेगी। ये सब एक और जाल था। मकोतो वहां चुपचाप अपमानित सा खड़ा रहा। अब वो उन पर गुस्सा भी नहीं था, वो बस अपने आप पर गुस्सा था कि वो इतना बेवकूफ़ था जिसने फिर से उम्मीद करने की गलती की। जब मकोतो सीनियर हाई स्कूल में आया तो वो अपने अतीत के एक परिचित चेहरे को देखकर हैरान रह गया, उसका बचपन का क्रश शिजुका। अब वो वैसी शर्मीली छोटी लड़की नहीं थी जैसी उसे याद थी। वो एक पूरी तरह से बैडी बन चुकी थी, लेकिन मकोतो ने कड़े तरीके से अपना सबक सीख लिया था। वह पुरानी भावनाओं में नहीं उलझने वाला था या किसी भी लड़की को अपनी शांति भंग नहीं करने देने वाला था, इसलिए उसने उससे दूरी बनाए रखी। इसके बावजूद शिजुका एक दोपहर स्कूल के बाद उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गई और बातों ही बातों में कहा कि वो कितना उदास और अलग थलग सा लग रहा है और ऐसा लगता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। उसने उसका दोस्त बनने की पेशकश की और सुझाव दिया कि जो बीत गया उसे भूल जाएं, ये दावा करते हुए कि उसने कभी भी उसके बारे में अफवाहों पर विश्वास नहीं किया था। जब उसने कहा कि उसने हमेशा उस पर विश्वास किया है तो मकोतो का चेहरा भावहीन हो गया। उसकी अचानक आई ये दयालुता उसे ठीक नहीं लगी और उसने पूछा, अब क्यों? शिजुका ने सफाई दी कि वे अलग अलग क्लास में थे और वो हमेशा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तब उसमें हिम्मत नहीं थी। हालांकि मकोतो उसकी मीठी बातों से पिघला नहीं और बस उसे अपने से दूर रहने के लिए कहा। तभी उसने मकोतो का हाथ पकड़ लिया, घबराहट में मुस्कुराते हुए, और इस बात का मजाक उड़ाया कि कैसे वो पहले उस पर फिदा सिंप हुआ करता था। लेकिन मकोतो हंस नहीं रहा था। उसने साफ साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने कहा कि अगर उसे सच में उस पर भरोसा था तो उसे तब उसके साथ खड़ा होना चाहिए था जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। शिजुका उसकी बातों से स्तब्ध होकर कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मकोतो अपने घर के दरवाजे के अंदर जा चुका था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, दरवाजे पर उसकी मुलाकात अपनी बहन हारुका से हुई, जिसने पूछा कि क्या वो शिजुका के साथ था। मकोतो ने बस देर से घर आने के लिए माफी मांगी और कहा कि वो अपने कमरे में जा रहा है। घर पर भी उसकी उदासी और अविश्वास साफ झलक रहा था। हारुका उसे चुपचाप जाते हुए देखती रही, फिर बड़बड़ाई कि वो पहले कितना ज्यादा खुशमिजाज हुआ करता था। लेकिन मकोतो ने एक शब्द नहीं कहा, वो बस चलता रहा। तभी उसकी माँ बाहर आई और स्कूल के पहले दिन का जश्न मनाने के लिए बाहर जाने का सुझाव दिया, ये उम्मीद करते हुए कि परिवार के साथ डिनर करने से उसका मूड ठीक हो जाएगा। मकोतो ने मना कर दिया, उनसे कहा कि वे उसके बिना ही शाम का आनंद लें और फिर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में अकेले होने पर मकोतो ने देखा कि उसके पास 2 नए मैसेज आए हैं। अकेले बहुत समय बिताने के कारण मकोतो ने इसेकाई लाइट नॉवेल्स लिखना एक शौक के रूप में शुरू कर दिया था, जो उसके दुख को भुलाने के कुछ तरीकों में से एक था। एक मैसेज उसके लेटेस्ट इसेकाई नॉवल के बारे में एक फैन का जोशीला रिव्यू था, जबकि दूसरा उसके एडिटर का था, जिसमें बताया गया था कि एक पब्लिशिंग कंपनी उसके काम में दिलचस्पी ले रही है। इस रोमांचक अवसर के बावजूद बाहरी दुनिया में कदम रखने और लोगों का सामना करने का विचार उसे रोमांच से ज्यादा थका देने वाला लगा। इसलिए मकोतो ने अपना टैब लॉक कर दिया और ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की जैसे उसने कभी मैसेज देखा ही न हो। अगली सुबह मकोतो खुद को घसीटते हुए बिस्तर से उठा, नींद की कमी के कारण, क्योंकि वो पब्लिशिंग के उस ऑफर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। जब तक वो स्कूल पहुंचा, वो पूरी तरह से थक चुका था। जब वो अपनी डेस्क पर झुका हुआ था और होश में रहने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने बगल में एक सुनहरे बालों वाली लड़की शिनाजुका को देखा। शांत, कम बोलने वाली और हमेशा अकेली रहने वाली। उसी की तरह उसकी भी अपने सहपाठियों के बीच काफी खराब रेपुटेशन थी। अचानक एक और लड़की मुस्कुराते हुए मकोतो के पास आई और पूछा कि क्या वो उसके साथ लंच कर सकती है। मकोतो ने तुरंत बड़ी बेरुखी से उसे मना कर दिया। निनाको और उन सभी नकली दयालुताओं की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। जब लड़की ने बात करने की जिद की तो उसने एक शांत बहाना बनाकर उसे चुप करा दिया, ये कहते हुए कि वो पढ़ना चाहता है। फिर वो शिनाजुका की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वो उसके हाथ में मौजूद किताब उधार ले सकता है। शिनाजुका ने हैरान होकर बिना एक शब्द कहे धीरे से उसे किताब पकड़ा दी। जैसे ही उसने किताब ली, मकोतो को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक अनजान सी गर्माहट का एहसास। ऐसा बहुत समय बाद हुआ था जब उसने खुद अपनी मर्जी से किसी की तरफ हाथ बढ़ाया था। यहाँ तक कि वो खुद भी श्योर नहीं था कि वो शिनाजुका की तरफ क्यों खिंचाव महसूस कर रहा था। उस दिन बाद में मकोतो और उसकी सौतेली बहन हारुका स्कूल से एक साथ घर जा रहे थे। मकोतो किराने के सामान का एक थैला ले जा रहा था और उसका दिमाग इसी सोच में भटक रहा था कि उसने पहले शिनाजुका से बात क्यों की थी। ये उसके स्वभाव के खिलाफ था और वो समझ नहीं पा रहा था कि किस बात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। चलते चलते उसने अचानक सड़क के दूसरी तरफ शिनाजुका को देखा, जिसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था
और वो स्क्रीन पर कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। हारुका ने भी उसे नोटिस किया और तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वो जा रही है वो बदमाश। फिर उसने शिनाजुका की अजीब सी मुस्कान पर टिप्पणी की। ऐसा लग रहा था कि शिनाजुका ने उसकी बात सुन ली थी, क्योंकि वो गुस्से में घूरते हुए उनके पास से गुजरी, जिससे मकोतो उसके चेहरे के उस भाव के पीछे का मतलब सोचने लगा। एक बार जब शिनाजुका दूर चली गई तो हारुका इस जमाने में भी उसके बदमाश होने की आलोचना करती रही और कहती रही कि ये कितना बेकार है। मकोतो ने जवाब में कुछ बुदबुदाया, लेकिन हारुका उसे ठीक से सुन नहीं पाई। वो अचानक रुक गई। फिर मकोतो से पूछा कि भाई बहन के रूप में उनके बीच दूरियां क्यों आ गईं। उसने कबूल किया कि उसे जलन होती थी जब वो उसके बजाय शिजुका के साथ खेलना पसंद करता था। मकोतो शांत रहा, ये याद करते हुए कि ये कितना दर्दनाक था जब हारुका ने उसके बारे में सभी अफवाहों पर विश्वास कर लिया था, और ऐसा लगता था कि उसे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कितना दुख पहुंचा है। हारुका ने कबूल किया कि उसके बारे में उसके पिछले फैसले गलत थे, और ये माना कि उसने बुरी अफवाहों पर गलत तरीके से विश्वास कर लिया था। लेकिन जब हारुका ने दावा किया कि हमेशा सिर्फ वही थी जिसने उस पर विश्वास किया था, तो मकोतो का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उससे उसे बड़ा भाई कहना बंद करने को कहा। उसने जोर देकर कहा कि जो हो चुका सो हो चुका, और फिर ये कहकर वहां से हट गया कि उसे किराने का सामान खराब होने से पहले रखना है। उस दिन बाद में मकोतो वापस लिखने बैठ गया। उसे अपने एक नियमित फैन से एक ईमेल मिला जो पामिको नाम की लड़की थी। उसने लिखा था कि कैसे उसके उपन्यासों ने उसे मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद की, और कहा कि वो खुद भी एक उदास रहने वाली इंसान है। पामिको के मैसेज उन कुछ चीज़ों में से एक थे जो सच में मकोतो को खुश करते थे। अगली सुबह स्कूल जाते समय मकोतो ने शिजुका को एक अन्य लड़की के साथ स्कूल के गेट पर इंतजार करते देखा। उसने बिना नज़र मिलाए वहां से गुजरने की कोशिश की, लेकिन शिजुका ने उसे आवाज़ दी और कहा कि उसे बात करनी है। उसकी दोस्त तुरंत बीच में कूद पड़ी। उसने अपना परिचय मोमो के रूप में दिया और इस बात पर जोर दिया कि शिजुका सच में ये बातचीत करना चाहती है। शिजुका की आंखों में आंसू आ गए जब उसने मकोतो से अतीत को भूल जाने की विनती की, ये कहते हुए कि वो बस उसके साथ एक फिल्म देखना चाहती थी और उसका मूड ठीक करना चाहती थी। मकोतो चुप रहा। अपनी दोस्त को इतना परेशान देखकर मोमो ने शिजुका को गले लगाया और फिर मकोतो पर भड़क उठी। उसने उसे एक अजीब लड़का वियर्डो कहा और चिल्लाई कि सब कुछ हो जाने के बाद भी शिजुका अभी भी उसे पसंद करती है, भले ही वो एक बेवकूफ़ जैसा दिखता हो। उनकी जिद से चिढ़कर मकोतो को एहसास हुआ कि विनम्र होने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि अब साफ साफ और बेबाकी से बात करने का समय आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शिजुका अचानक उन्हें पीछे धकेलती हुई आगे आई और सबको अपने इस नाटक के साथ रास्ते से हटने के लिए कहा। मोमो ने हैरान होकर शिजुका को याद दिलाया कि वे पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन शिजुका ने तुरंत पलटवार करते हुए पूछा कि क्या मोमो में अब भी उसे दोस्त कहने की हिम्मत है। मोमो ने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वे तीनों एक दूसरे के कितने करीब थे और उससे बदमाश होने का दिखावा बंद करने की विनती की। जब मोमो ने इस बात पर जोर दिया कि उसने हमेशा शिजुका पर विश्वास किया था, तो मकोतो और शिजुका दोनों के चेहरे भावहीन हो गए। शिजुका ने मोमो का अपमान किया और ऐसा लग रहा था कि वो भड़कने ही वाली है, लेकिन मकोतो उनके बीच में आ गया और उसे शांत होने के लिए कहा। फिर वो शिजुका और मोमो की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वे कभी अनुचित अफवाहों से गुजरे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया है जिस पर उन्होंने भरोसा किया हो। उसने उन्हें बताया कि वो बस अकेला रहना चाहता है और जो नुकसान हो चुका है उसे सुधारने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर शिजुका फूट फूट कर रोने लगी और भाग गई, जबकि शिनाजुका ने बस झुंझलाहट में दूसरी तरफ देख लिया। कुछ ही देर बाद क्लास के दौरान मकोतो ने शिनाजुका को अपने फ़ोन पर देखकर मुस्कुराते हुए नोटिस किया और अंदाज़ा लगाया कि वो कोई वेबलाइट नॉवल पढ़ रही होगी। अचानक वो तेज़ी से टाइप करने लगी, जिससे मकोतो को अपना फ़ोन चेक करने की याद आई, ये सोचकर कि क्या उसे पामिको का कोई और मैसेज आया है। कुछ ही देर बाद एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। पामिको ने उसके ताज़ा चैप्टर के बारे में एक और पॉजिटिव कमेंट छोड़ा था। ये जानकर खुश होते हुए कि वो अभी भी पढ़ रही है, मकोतो ने कुछ और लिखने के बाद में जवाब देने का फैसला किया। शिनाजुका ने उसकी ओर देखा, फिर वापस टाइप करने लगी और गलती से उसका फ़ोन नीचे गिर गया। जब मकोतो ने शिनाजुका के फ़ोन के पीछे पोमरेनियन कुत्ते का स्टिकर देखा तो उसे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। पामिको, वो फ़ैन जो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी, असल में शिनाजुका ही थी। मकोतो ने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि शिनाजुका का पामिको होना असंभव है, लेकिन जब उसने कैजुअली उसके ऑनलाइन पेन नेम का जिक्र किया तो मकोतो का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे पसीना आ गया। वो इस अजीब इत्तेफाक पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी टीचर क्लासरूम में आए और सबको होमरूम के लिए व्यवस्थित होने को कहा। अपनी मन की शांति के लिए मकोतो ने तय किया कि वो बस पामिको का मैसेज डिलीट कर देगा और ऐसा दिखावा करेगा जैसे ये सब हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकता।
वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उस मैसेज को मिटाने की, वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस ये ख्याल ही उसे हर बार अपना फ़ोन पकड़ते समय बीमार और बेचैन कर देता था। मकोतो ने शिनाजुका की ओर देखा और उसके चारों ओर एक भारी डराने वाली वाइब महसूस की। उसने अंदाज़ा लगाया कि वो जानबूझकर कठोर व्यवहार करती है ताकि अन्य लोगों को दूर रख सके। अंत में मकोतो ने शिनाजुका के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद करने का मन बना लिया, इस उम्मीद में कि इससे उसे आखिरकार शांति मिलेगी। क्लास के अंत में टीचर ने घोषणा की कि जल्द ही एक स्कूल ट्रिप होने वाली है और सभी को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाने के लिए कहा। जैसे ही घंटी बजी, मकोतो ने अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर चल दिया। शिनाजुका ऐसा लग रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाती, मकोतो पहले ही जा चुका था। चिढ़कर शिनाजुका ने हताशा में अपने डेस्क पर लात मारी। क्लासरूम के ठीक बाहर सिडू ने मकोतो को पकड़ लिया क्योंकि उसने ये सब होते हुए देखा था। सिडू वही लड़की थी जो मकोतो के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी की घटना में शामिल थी, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने अपने बालों को सुनहरे रंग से डाई किया था और उसका एक नया, अधिक कॉन्फिडेंट लुक था। अपने अतीत की हर दूसरी लड़की की तरह सिडू ने भी बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मकोतो ने दूरी बनाए रखी और घर की ओर जाते समय अपनी स्पीड भी कम नहीं की। सिडू ने उसका पीछा किया और कहा कि लाइब्रेरी में उनके द्वारा बिताया गया समय उसके लिए बहुत मायने रखता था और वो शायद उसका पहला प्यार भी रहा हो। उसने माना कि उस समय की परेशानी पूरी तरह से उसकी गलती थी और मकोतो की उसे नज़रअंदाज करने की स्पष्ट कोशिशों को अनदेखा करते हुए फिर से जुड़ने पर जोर दिया। उसने कहा कि उसने रोमांस गेम से सीखा है कि पर्याप्त प्रयास के साथ गलतियों को सुधारा जा सकता है, और यहाँ तक कि अपनी पुरानी यादों से उसका दिल जीतने की कोशिश करने के लिए अपना पुराना चश्मा भी पहन लिया। लेकिन मकोतो पर कोई असर नहीं हुआ। वे यादें अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। वो बस अंदर से खालीपन महसूस कर रहा था। अचानक मकोतो के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसने चेक करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, सिडू को लगा कि वो उस प्यारे से चश्मे में उसकी तस्वीर लेने वाला है, लेकिन इसके बजाय मकोतो ने बस अपना इनबॉक्स चेक किया और पामिको का एक नया मैसेज देखा जिसमें कहा गया था कि वो उसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए उत्साहित है। उस मैसेज की गर्माहट में खोकर मकोतो ने सिडू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और घर चला गया। अब उसके विचार पामिको, या यूं कहें कि शिनाजुका, पर केंद्रित थे। बहुत समय बाद पहली बार मकोतो को खुशी का एक सच्चा एहसास हुआ, भले ही वो सिर्फ एक फ़ैन की वजह से था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब लिखना छोड़ दिया तो उसे लगेगा जैसे वो किसी को निराश कर रहा है, ये जानकर कि कम से कम एक व्यक्ति उसके अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। यह सुनिश्चित न होने पर भी कि वो कभी पूरी कहानी ख़त्म कर पाएगा या नहीं, मकोतो ने खुद से वादा किया कि वो कम से कम एक और चैप्टर ज़रूर लिखेगा। उस दिन घर पर मकोतो की माँ ने पूछा कि क्या वो उसके और हारुका के साथ शॉपिंग ट्रिप पर जाना चाहता है, लेकिन मकोतो ने कहा कि एक दोस्त से मिलने का उसका पहले से ही प्लान है। हारुका उत्साहित थी और जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जब मकोतो उस दोस्त से मिलने की बात पर अड़ा रहा तो उनकी माँ चिढ़ गईं और उसे अतीत में जीना छोड़कर बड़े होने को कहा। मकोतो को उनकी ये टिप्पणी लगभग मजाकिया लगी, क्योंकि वो उसके बिना कई बार हारुका के साथ खरीदारी करने गई थीं, यहाँ तक कि एक बार उसका ग्रेजुएशन तक छोड़ दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अब अचानक से बदल जाएंगी। अपनी बात पर अड़े रहते हुए मकोतो ने दोहराया कि वो एक दोस्त से मिल रहा है और जाने के लिए तैयार होने लगा। हारुका निराश दिख रही थी और उसने पूछा कि क्या वो इस अदृश्य दोस्त से मिलना छोड़कर उनके साथ आ सकता है, लेकिन मकोतो ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और पीछे मुड़कर देखे बिना बाहर निकल गया। जब वो दरवाजे पर उसके पीछे से आवाज़ लगा रही थी, तब भी उसे पता था कि उसकी माँ और हारुका शायद नए मॉल की ओर ही जाएंगी। मकोतो ने एक पुराने शॉपिंग सेंटर में जाने का फैसला किया जहां वो अकेला रह सके। जब वो फूड कोर्ट पहुंचा तो उसे ये देखकर राहत मिली कि वो लगभग खाली था। एक बार के लिए उसे आखिरकार शांति महसूस हुई, इतनी आरामदायक कि वो बिना किसी रुकावट के लिख सके। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक से मकोतो ने देखा कि शिनाजुका बिल्कुल दूसरे छोर पर बैठी थी। उसकी नज़रें उसके फ़ोन पर टिकी थीं। वो चुपचाप सोचने लगा कि वो क्या कर रही है। उसके चेहरे के बदलते भावों को देख रहा था, कभी शर्माते हुए, कभी मुस्कुराते हुए। स्पष्ट रूप से वो जो भी पढ़ रही थी उसमें खोई हुई थी। कुछ देर बाद उसने स्क्रॉल करना बंद कर दिया और अपने फ़ोन पर टाइप करना शुरू कर दिया। उत्सुकतावश मकोतो ने किसी मैसेज के लिए अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि शिनाजुका ने अभी अभी अपने उपन्यास का एक नया चैप्टर ऑनलाइन पोस्ट किया है। वह स्तब्ध रह गया। न केवल वो भी एक लेखिका थी, बल्कि उसकी कहानी भी पब्लिश होने वाली थी, भले ही उसने इसे 1 साल से अपडेट नहीं किया था। तभी उसे अपने ताज़ा चैप्टर की तारीफ करते हुए उसका एक नया मैसेज मिला। हिम्मत जुटाकर मकोतो ने 2 ऑरेंज जूस खरीदे और उसकी टेबल की ओर चल दिया। शुरुआत में शिनाजुका उस पर भड़क गई, ये सोचकर कि वो कोई आम सा लूज़र है जो उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन जब उसने ऊपर देखा कि ये मकोतो है तो वो झटके से जम गई। जब मकोतो शिनाजुका के सामने बैठ गया तो उसने पूछने की कोशिश की कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मकोतो ने तुरंत उसकी बात काट दी।